नमस्कार, बायजूस आईएएस के हिंदी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 5 अक्टूबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए चर्चा करते हैं। आज के जो शीर्षक हैं, आज के इस सत्र के जो प्रमुख शीर्षक हैं, पहला है वन संरक्षण अधिनियम। तो इसमें सरकार वन संरक्षण अधिनियम में परिवर्तन करने की यानी संशोधन करने की बात कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण है भारत के लुप्त हो रहे हरित आवरण। तो यानी जो हरित आवरण जो लुप्त हो रहा है, भारत के साथ साथ वैश्विक स्तर पर हम बात करेंगे। और शहरों में जलवायु कार्रवाई यानी क्लाइमेट एक्शन, जो कि सतत विकास लक्ष्य के 13वें जो 13 है वह इसी के अंतर्गत है। तो शहरों में जलवायु कार्रवाई किस प्रकार की जा रही है, भारत के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो टॉपिक है भारत और अन्य क्षेत्रीय वैश्विक गठबंधन, जैसे सार्क देश है, अभी ऑकस समझौता हुआ है, क्वाड है। तो यह बहुत सारे जो संगठन हैं, इसमें भारत को इन संगठनों के बारे में विचार करना होगा। तो इन सब की चर्चा हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। और फिर भारत और श्रीलंका, जैसा कि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि श्रीलंका की यात्रा पर गए हुए हैं, तो वहां से संबंधित जो बातें हो रही हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की भी चर्चा करेंगे, जिसमें 2 प्रश्नों को हम देते हैं, उसको लिखने के बारे में, उसको कैसे लिखें यह भी हम आपको बताएंगे। फिर आप लोग उस प्रश्न के उत्तर को लिखकर जरूर चेक कराइए। इस सत्र का पहला जो शीर्षक है, पेज नंबर 1 और 8 पे आया हुआ है, गवर्नमेंट मूड्स चेंजेस टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यानी भारत सरकार वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन पर विचार कर रही है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा इंफ्रा परियोजनाओं में शामिल एजेंसियों को दोषमुक्त करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है। तो इसमें जो विवरण यही है कि केंद्र सरकार ने मौजूदा वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं और सीमा और संरचना परियोजनाओं में शामिल एजेंसियों को केंद्र से पूर्व वन मंजूरी प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया है। यानी इसमें जैसे जो अपराध की से जो जंगलों को नष्ट करते हैं, तो उसमें अपराध के लिए जैसे सजा का जो प्रावधान है उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। हालांकि वन संरक्षण अधिनियम पहली बार 1980 में आया था और 1988 में इसमें संशोधन भी किया गया था। फिर से इसमें यह संशोधन की आवश्यकता पड़ गई है। तो यह जो संशोधन वन संरक्षण अधिनियम है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। तो यह 1980 में इसे पारित किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि वनों का विनाश और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग से रोकना था। तो इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात कोई भी वन भूमि केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना गैर वन भूमि या किसी भी अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती थी और न ही अनारक्षित इसे किया जाने सकता था। तो इस तरह से हालांकि अब भाई जैसे आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या मानव जीवन तेजी से बढ़ रहा है, तो आबादी बढ़ने के बाद क्या होगा, वनों का कटना स्वाभाविक है। तो ऐसे में कुछ गाइडलाइन भी देता है यह अधिनियम। तो ऐसे में जो यह मार्गदर्शिकाएं हैं, इसके अंतर्गत यानी कि जहां तक संभव हो वनों की कटाई को रोका जाए, लेकिन बहुत ही आवश्यक हो जाए तो ऐसे में उन वनों को जहां पर काटा जा रहा है उसकी प्रतिस्थापन यानी उसकी जगह कहीं अन्य जगह पर इन जो है वनों को स्थापित किया जाए। तो इस तरह से यह मार्गदर्शिका यहां पर हमने यह पॉइंट दिया हुआ है। और कुछ समय के लिए वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगा देना चाहिए, ताकि जिससे कि और जो जैसे मान लीजिए कि जो वनों की कटाई हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके बहुत सारे परिणाम दिखाई देने लगते हैं, यानी जलवायु परिवर्तन, मृदा अपरदन, मानसून की समस्या, यह सब दिखाई देने लगती है। तो ऐसे में उन क्षेत्रों में वनों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए तो अपने आप ही प्रकृति अपने आप ही वह हीलिंग कर लेती है और उस तरह से वनों को जो है वापस वन अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पा लेते हैं। और साथ साथ सरकार भी वनों को लगाने के लिए बहुत सारे प्रयास भी कर रही है।
तो इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए इसमें 1988 में भी संशोधन किया गया था और वर्तमान संशोधन जो बात की जा रही है उसमें 1 वर्ष तक की अवधि के लिए साधारण कारावास के साथ दंडनीय बनाने और इससे संज्ञेय और गैर जमानती बनाने के लिए एक अलग से इसमें एक खंड जोड़ने का प्रस्ताव किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो यह एक अच्छी पहल है कह सकते हैं, क्योंकि कहते नहीं जंगल जैसे जल ही जीवन है, उसी तरह से यह जंगल भी अब जीवन की मतलब हमारे जीवन की रक्षा करता है, तो यह आवश्यक हो जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण जो कि संपादकीय पृष्ठ, खासकर अगले वाले जो पहला शीर्षक है उससे भी हम इसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह भी जंगलों के ही संदर्भ में है। तो पेज नंबर 6 पर यह संपादकीय पृष्ठ पे आया है। जीएस के 3rd पेपर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत ही इसे हम डाल सकते हैं, जैसा कि पहले शीर्षक में हमने चर्चा की है। तो चर्चा में क्या है कि भारत के लुप्त हो रहे हरित आवरण को बहाल करने की जो है बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो वन बहाली में स्थानीय समुदायों की भागीदारी और पर्याप्त वित्त पोषण प्रोत्साहन आवश्यक है। अब यहां पर देखिए ये 3 बातें हैं, समुदायों की भागीदारी, पर्याप्त वित्त पोषण, प्रोत्साहन पुरस्कार यानी जागरूकता अभियान, यह सब बहुत आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण है वित्त पोषण, फिर उससे भी महत्वपूर्ण है समुदायों की भागीदारी। यह तीनों बातों से जो वन बहाली है उसको हम बहाल कर सकते हैं। तो इसमें जो कुछ थोड़ा सा तथ्य हैं जो कि दिए गए हैं, तो पृथ्वी की लगभग 30% भूमि की सतह को कवर करते हुए दुनिया भर के वन पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत विविधता प्रदान करते हैं। क्योंकि पृथ्वी का अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी के 30% भूमि पर की सतह को यह जंगल कवर करते हैं। तो दुनिया के पारिस्थितिक तंत्र में यह विभिन्न प्रकार की जैव विविधताओं, अगिनत कह सकते हैं विविध प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। जंतु प्रजातियां, वनस्पति प्रजातियां, यह सब इसी में समेटे हुए होता है। तो यह जलवायु को स्थिर करते हैं। जलवायु परिवर्तन आज जो हो रहा है, इन जंगलों को हमने काट दिया है, जिसकी वजह से यह कह सकते हैं कि हमें या पृथ्वी को बचाने में असमर्थ हम सिद्ध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह जंगल धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 के बाद से वनों की कटाई, रूपांतरण, भूमि क्षरण के कारण 420 मिलियन हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गए हैं। सोचिए, यानी 1990 के बाद हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया और हमने इन जंगलों को नष्ट कर दिया, जिसके प्रभाव अब हमारे ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर दिखाई देने लगे हैं। तो इस तरह से वनों की कटाई 1990 से 2020 के कारण विश्व स्तर पर लगभग 178 मिलियन हेक्टेयर में कमी आ गई है। सोचिए, अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में तापमान, पेरिस जल समझौता सब, यानी अब त्वरित कार्रवाई करने का समय आ गया है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो 1951 से 95 के बीच विभिन्न भूमि उपयोगों के लिए अपने जंगलों का 4.69 मिलियन हेक्टेयर खो दिया है। जब पूरा विश्व खो रहा है तो भारत कहां पीछे रहेगा। तो हरित आवरण में सुधार के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, राष्ट्रीय नीतियों के बावजूद भी वैश्विक वन आवरण में गिरावट आ रही है। यानी लगातार, चाहे आईपीसीसी की रिपोर्ट को देख लिया जाए या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की बात किया जाए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियां जो बनाई जा रही हैं, उसके बावजूद भी हम इस पर काबू नहीं पा रहे हैं। और भारत की जो विविध जो एडेफिक जलवायु और स्थलाकृतिक स्थितियां हैं, यानी 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों और 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट जैसे पश्चिमी घाट है, हाँ, तो इस तरह से दुनिया के ज्ञात वनस्पतियों और जीवों के 8% को भारत आश्रय देता है। तो इस तरह से भारत में भी यह जंगलों का कटना जारी है। तो ऐसे में भारत लेकिन यहां पर अपना धीरे धीरे देखा जाए तो वह कार्य शुरू कर दिया है। बॉन चैलेंज, जर्मनी में यह समझौता हुआ था,
पहली बार अपनी प्रगति रिपोर्ट भारत ने प्रस्तुत की थी और 2011-2020 तक के आंकड़े के बाद ही यह व्यवस्थाएं कायम की गई। तो 9.8 मिलियन हेक्टेयर में बहाली एक भारत के लिए उपलब्धि कहा जा रहा है। हालांकि विभिन्न चुनौतियों का समाधान करके इस शेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत लगातार प्रयासरत है। तो इसमें जो प्रमुख चुनौतियां हैं, स्थानीय पारिस्थितिकी और स्थानीय जैव विविधता, अनुसंधान सहायता की आवश्यकता। तो वन बहाली और वृक्षारोपण, कार्बन पृथक्करण के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की जो प्रमुख रणनीतियां हैं, उसमें स्थानीय पारिस्थितिकी पर विचार किए बिना रोपण से अधिक नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह जैसे सवाना घास के मैदानों जैसे गलत जगहों पर जंगल लगाना स्थानीय जैव विविधता का सीधे के लिए विनाशकारी हो सकता है। तो ये सब क्या है चुनौतियां, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि स्थानीय जैव विविधता का ध्यान रखें, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का ध्यान रखें और अनुसंधान सहायता की भी आवश्यकता है। बिना इसके जो है पता चला बिना अनुसंधान किए वहां पर हम जंगलों को लगा दिए या वहां के जंगलों को वहां से हटा दिया गया तो भी आने वाले समय में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस तरह से भारत में स्थिति अगर देखा जाए तो लगभग 5.03% भारतीय वन संरक्षण क्षेत्र प्रबंधन के अधीन है और भारत ने सबसे पहले स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के पहले वैश्विक सम्मेलन में गरीबी और पर्यावरणीय गिरावट के बीच जटिल कड़ी को उजागर किया था। ऐसे में भारत की बड़ी सराहना हुई थी और भारत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली इसकी 21.9% आबादी स्थानीय आदिवासियों सहित 27.5 मिलियन लोग निर्वाह के लिए अभी भी जंगल पर निर्भर हैं। तो इस तरह से ध्यान में रखना है। रणनीति यही होनी चाहिए कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक है, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन किया जाए, वित्त पोषण, गैर सरकारी संगठनों सहित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से ही यह आवरण फिर वापस आ सकता है, बहाली हो सकती है। और आगे की राह यही हो सकती है कि गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी, नीतिगत हस्तक्षेपों और वित्त को सक्षम करने के साथ साथ हितधारकों को जागरूकता और क्षमता निर्माण से भारत के जो शेष 16 मिलियन हेक्टेयर बहाली उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत मदद मिल सकती है। तो यह महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। पेज नंबर 7 पे आया हुआ है, इसे भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत हम डाल सकते हैं। यह जो है और इसमें संदर्भ यही है कि शहरों में जलवायु कार्रवाई यानी क्लाइमेट एक्शन, जो कि सतत विकास लक्ष्य के 13वें पॉइंट में आता है। तो भारतीय शहरों में जलवायु लचीलापन योजनाएं कई जोखिमों के लिए तैयार करने के बजाय अलग अलग जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। तो यहां पर बात की जा रही है कि भारत के शहर किस प्रकार जलवायु यानी क्लाइमेट एक्शन पर कार्य कर रहे हैं, क्या भारत के शहर इसको करने में सक्षम हैं? इन सब बातों की चर्चा आइए करते हैं। तो यहां पर यही बात आ रही है कि क्या शहर जलवायु कार्रवाई पर्याप्त कर रहे हैं? तो भारतीय शहरों को अक्सर जलवायु परिवर्तन पर पर्याप्त नहीं करने के लिए चुना जाता रहा है। हालांकि इसकी जांच के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 53 भारतीय शहरों में जलवायु कार्रवाई का आकलन किया गया, तो उसमें से जो है काफी सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र ने तो अपने राज्य के 43 शहरों को संयुक्त राष्ट्र समर्पित रेस टू जीरो वैश्विक अभियान में शामिल होने के लिए घोषणा कर दी है, जिसका उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करते हुए रोजगार पैदा करना है। क्योंकि महाराष्ट्र को बार बार एक ऐसा राज्य है, इसके रूप में यह जाना जाता है, जहां पर आपदाओं, जोखिम, बाढ़, सूखा, समुद्र के स्तर में वृद्धि का आए दिन वह अनुभव करता रहता है। तो इस तरह से 18 शहर क्रियान्वयन के इरादे से आगे बढ़ चुके हैं भारत के। इसमें जैसे अहमदाबाद शहर काफी तेजी से यह प्रगति कर रहा है। इसी तरह से 17 अन्य शहर इसी के मॉडल पर कार्य कर रहे हैं, जैसे तमिलनाडु में मैंग्रोव बहाली, बेंगलुरु में शहरी आर्द्र भूमि प्रबंधन जैसी प्रकृति आधारित समाधानों ने प्रदर्शित किया है। तो इस तरह से प्रॉपर कार्य
हो रहा है। अब इसमें जो बाधाएं हैं, वह बाधाएं जो है और आगे के रास्ते क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो अपर्याप्त वित्त और राजनीतिक इच्छा शक्ति स्थायी भारतीय शहरों के विकास में यह बाधा डालती हैं। जिस बात पर कम चर्चा की जाती है वह है मौजूदा सरकारी विभाग में काम करने के तरीकों को बदलने के लिए अपर्याप्त संस्थागत क्षमता, और यह अलगाव में जोखिमों को देखने से दूर जाने और कई जोखिमों को योजना बनाने से दूर होता है। यानी इसका मतलब यही है कि हमारे शहरों के संचालन और विस्तार के तरीकों को बदलना होगा। यही प्रमुख बाधाएं हैं और आगे की राह यही हो सकती है कि जलवायु एक्शन जो है, क्लाइमेट एक्शन और डेवलपमेंट के लिए सह लाभों के साथ समाधान की एक श्रृंखला मौजूद होनी चाहिए। तो इस तरह से इसे कैसे तैयार किया जाए, इस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पेज नंबर 6 पे आया हुआ है। इसको जीएस के सेकंड पेपर अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत देख सकते हैं। इसमें यह है दिया गया है कि भारत और अन्य क्षेत्रीय वैश्विक गठबंधन, यानी भारत को अब उन क्षेत्रीय और वैश्विक गठबंधनों की अधिकता पर पुनर्विचार करने, यानी जितने भी संगठन हो, चाहे G77 हो, G20 हो, आसियान हो, सार्क हो, ब्रिक्स हो, क्वाड हो, इनकी वास्तविकता की जांच के बाद उन्हें युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता है। तो यह जो है, यहां पर यह जो लेख है सबसे महत्वपूर्ण, अभी हाल ही में आप लोग कई बार खबरों में सुने होंगे, ऑकस पर तो पूरा आपने थीसिस ही लिख डाला होगा। तो ऑकस पर मौजूदा जो हंगामा चल रहा है वह इसी बात पर ध्यान देने के लिए आवश्यक है कि आज दुनिया के जो समूह हैं, चाहे वह G77 हो, चाहे यूरोपीय संघ हो, अफ्रीकी संघ हो, नाटो हो, दक्षिण आसियान देश हो, यह सब मौजूद हैं। ऑकस भी मौजूद है, उसमें भारत इसमें नहीं है। तो इन सब बातों पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। फ्रांस ने भी काफी विरोध किया कि उसे क्यों नहीं रखा गया। तो इस तरह से यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यह त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है। तो यहां पर हर जो संगठन या समझौता होता है उसकी अलग अलग अपने मानदंड होते हैं। तो यहां पर इसी बात का हमें जानकारी लेना है। तो जैसे सार्क है, तो यह सार्क में भारत शामिल होने के पहले बहुत सोच विचार किया था। तो भारत इसमें सार्क में शामिल होने पर, मतलब संतुलन पर, कई शर्तों के साथ एसोसिएशन में शामिल हुआ था, जैसे द्विपक्षीय मुद्दों का बहिष्कार, मतदान द्वारा निर्णय लेना और सभी सदस्यों की उपस्थिति के बिना बैठकें आयोजित करना। लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की अनिवार्यता के बावजूद सार्क भारत को कोसने का एक, कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म टाइप का था। खासकर यहां पर आप देखेंगे तो पाकिस्तान अक्सर जो है यहां पर भारत को परेशान करने का प्रयास करता था। फिर भी भारत सार्क को लगातार साथ लेकर के चलने के लिए कोशिश किया, चाहे वह कोविड-19 की बात हो, सार्क फंड की स्थापना करना, सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना करना, बहुत सारे मंच स्थापित किया भारत के सहयोग से। हालांकि पिछले जो सार्क में भारत ने उसमें सम्मेलन में भाग नहीं लिया तो यह काफी अप्रासंगिक हो गया। ऐसे में बिम्स्टेक जैसे संगठन एक्टिव होने लगे और अफगानिस्तान के स्तर पर भी अभी ब्रिक्स सम्मेलन में सभी लोग अफगानिस्तान के मामले में खासकर तालिबान को लेकर के काफी चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गया है। तो ऐसे में जो है भारत पूरी तरह से तालिबान को कह सकते हैं कि काफी संतुलित होकर के भारत ने इसमें भाग लिया। हालांकि इसमें जो रूस और चीन काफी स्पष्ट दिख रहा था, रूस और चीन सीधे सीधे जो है तालिबान का हिमायती दिख रहा था। तो यहां पर इन सब बातों को, यही मेरे कहने का मतलब है कि भारत अन्य समूहों के साथ कैसे, चाहे वह बिम्स्टेक हो, चाहे आसियान हो, हालांकि जिसमें भारत शामिल हो, चाहे वह सार्क हो, चाहे G20 हो, चाहे क्वाड हो, चाहे ब्रिक्स हो, इन सब के साथ भारत को एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। चाहे वह सार्क की बात की जाए तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं आसियान में तो भारत शामिल है नहीं। इसी तरह से G20 की बात की जाए
तो यह जो है, और बिम्स्टेक, यह जो है याद रखेंगे, तो बिम्स्टेक जो है यह बंगाल की खाड़ी का यह समूह है। तो बिम्स्टेक में जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। तो इसमें पाकिस्तान नहीं है। तो भारत ऐसे भी संगठनों में शामिल है जिसमें पाकिस्तान नहीं है। तो इस तरह से अन्य समूह जिसे भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे हिंद महासागर रिम एसोसिएशन संगठन को पहली बार मार्च 1995 में मॉरिशस में हिंद महासागर रिम पहल के रूप में स्थापित किया गया था। इसमें भारत ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बढ़ते हैं क्वाड और ऑकस की बात अगर की जाए तो देखिए, क्वाड जो है इसमें हमारा भारत शामिल है, लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो जैसे क्वाड महत्वपूर्ण ये हो जाता है, खासकर इंडो और ऊपर की ओर अगर बढ़ेंगे तो आगे जो है प्रशांत महासागर, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा उसके सभी प्रकार के, चाहे वह राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, जो है सामरिक दृष्टिकोण से हो, सभी यानी हर क्षेत्र पर यह चारों देश आपस में बात करते हैं। जबकि ऑकस क्या है, यह पूरी तरह से यह एक पनडुब्बी यानी परमाणु पनडुब्बी समझौता कह सकते हैं ऑकस। तो यह इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से यह कह सकते हैं केवल अमेरिका को परमाणु चालित पनडुब्बी प्रौद्योगिकी को ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाने के लिए था। तो यह ध्यान रखेंगे, और इस तरह से आगे की राह यही हो सकती है कि अमेरिकी सामूहिक सौदेबाजी द्वारा शुरू की गई नई प्रवृत्ति के आलोक में गठबंधनों और समूहों को प्रसार कई देशों द्वारा बारीकी से जांच का विषय होगा। और समूह कूटनीति की ताकत है, लेकिन यह एक सामान्य कारण के प्रति प्रतिबद्धता के बिना प्रभावी नहीं हो सकता। तो भारत को उन ढेर सारे समूहों पर पुनर्विचार करना चाहिए जिनमें वह शामिल है, जिनमें हम शामिल हैं। तो वास्तविकता की जांच के बाद उन्हें युक्ति संगत बनाना चाहिए। अब बढ़ते हैं, अंतिम जो टॉपिक है वह पेज नंबर 8 पे है। इसको अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत जीएस के सेकंड पेपर में रख सकते हैं, और इसका संदर्भ है भारत और श्रीलंका। यानी भारत और श्रीलंका संदर्भ हमने क्यों कहा, क्योंकि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। उन्होंने श्रीलंकाई प्रांतीय चुनाव कराए जाने और विदेश सचिव ने कोलंबो से 13वें संशोधन को पूरी तरह लागू करने का भी आग्रह किया है। तो इस तरह से हमारे देश के विदेश सचिव तमिल नेशनल अलायंस, तमिल प्रोग्रेसिव अलायंस और सीलोन वर्कर्स कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडलों से अलग अलग मुलाकात की है। तो इस तरह से यह 13वां संशोधन है क्या, यहां पर बहुत ही आवश्यक है थोड़ा सा जानना। तो यह 1987 में पारित जो है श्रीलंका के 9 प्रांतों को संचालित करने के लिए स्थापित प्रांतीय परिषदों का शक्ति हस्तांतरण की यह बात करता है। तो यह जुलाई 1987 में भारत श्रीलंका समझौते का एक परिणाम है, जिसमें उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, राजीव गांधी हुआ करते थे। तो राजीव गांधी और श्रीलंका के जो उनके राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने जातीय संघर्ष और गृह युद्ध को सुलझाने व श्रीलंकाई तमिलों की सुरक्षा और संरक्षण को और सुदृढ़ बनाने के प्रयास में हस्ताक्षर किए थे। तो इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य यही था कि श्रीलंका के तत्कालीन पूर्वोत्तर प्रांत यानी तमिल बहुल क्षेत्र में राजनीतिक शक्तियों का हस्तांतरण। तो इस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, भूमि और पुलिस जैसे विषय प्रांतीय प्रशासन के लिए रखे गए हैं। तो 13वें संशोधन में जिसके कारण प्रांतीय परिषदों का निर्माण हुआ, सिंघल बहुसंख्यक क्षेत्र सहित देश के सभी 9 प्रांतों को स्वशासन के लिए सक्षम करने के लिए एक शक्ति हस्तांतरण व्यवस्था का आश्वासन दिया गया, और इसके बाद वहां प्रांतीय परिषद का गठन भी हुआ। तो लेकिन वित्तीय शक्तियों पर प्रतिबंध और राष्ट्रपति द्वारा पारित नियमों को कभी भी बदल देने की शक्ति के कारण प्रांतीय प्रशासन बहुत अधिक प्रगति नहीं कर पाया। तो विशेष रूप से पुलिस और भूमि से संबंधित प्रावधानों को कभी नहीं लागू किया जा सका। तो यही था 13वां संशोधन। तो इस पर विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? तो 13वें संविधान संशोधन जो था श्रीलंका के देश के गृह युद्ध के वर्षों से ही काफी चर्चा में रहा है। तो इसका जो सिंघली राष्ट्रवाद दलों और लिट्टे ने
काफी मुखर विरोध किया था, क्योंकि यह संशोधन भारत के हस्तक्षेप द्वारा नए कानून के रूप में प्रकाश में आया था। इसलिए अधिकांश सिंघली राष्ट्रवादी 13वें संविधान संशोधन का विरोध करते हैं, क्योंकि इसे वह भारत द्वारा निर्मित मानते हैं। इसके अलावा सिंघली राष्ट्रवादी 13वें संविधान संशोधन के समस्त प्रावधानों को तमिल अलगाववाद को प्रोत्साहित करने वाला वह मानते हैं, और इसके साथ साथ तमिल राजनीति से जुड़े लोग विशेष रूप से इसके प्रमुख राष्ट्रवादी तत्व 13वें संशोधन को कानून के रूप में पर्याप्त नहीं मानते हैं। तो यह 13वां संविधान संशोधन यह महत्वपूर्ण क्यों है? तो यह संशोधन काफी समय से लंबित तमिलों से जुड़े सवालों के उत्तर के रूप में एक मात्र संवैधानिक प्रावधान के रूप में जाना जाता है, और हस्तांतरण की प्रक्रिया के आश्वासन के अलावा यह 1980 के दशक के बाद से बढ़ते सिंघल बौद्ध अधिनायकवाद के सामने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक लाभांश की प्राप्ति माना जाता है। यही कारण है कि यह संशोधन महत्वपूर्ण और खासकर भारत के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में। हमने 2 प्रश्नों को दिया है कि भारत को उन क्षेत्रीय और वैश्विक गठबंधनों की अधिकता पर पुनर्विचार करने और वास्तविकता की जांच करने के बाद उन्हें युक्त संगत बनाने की आवश्यकता है। समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो इसमें जो है आपको मूल्यांकन करना है, और यहां पर इसे 3 भागों में इसे बांटना है। यानी प्रथम भाग में हमें भूमिका बहुत ही जोरदार लिखना होगा, जैसे कि परीक्षक एकदम आकर्षित हो जाए। द्वितीय भाग में, मध्य भाग में आप इसमें सभी प्रकार की बातों का, यानी वैश्विक गठबंधनों की क्या है अहमियत, इसकी क्या सकारात्मक पहलू है, नकारात्मक पहलू क्या है, और अंत में निष्कर्ष जब लिखेंगे तो निष्कर्ष आपका एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच होना चाहिए। और यही सेम दूसरे प्रश्न में भी वन बहाली में स्थानीय समुदायों की भागीदारी, पर्याप्त वित्त पोषण और प्रोत्साहन आवश्यक है, इसको स्पष्ट करें। दोनों 15-15 अंकों के हैं, तो इनको भी 3 भागों में तोड़कर आपको लिखना है। तो इस तरह से इसको लिखकर जरूर चेक कराएं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।